हाय आई एम आदित्य हाय आई एम आदित्य मिश्रा और आज हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं है पर तब भी मान लेते हैं लिखा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी पर आज हम उन्हीं बेसिक चीज़ों का यूज़ करके कुछ एडवांस चीज़ें करेंगे। जैसे कि मैं बताऊँ तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे और इस चैप्टर में अगर बताऊँ आपको तो 4 डेरिवेशन है इस चैप्टर में और उनमें से एक डेरिवेशन आती ही आती है और वो अच्छे खासे नंबर की आती है। इससे अगर आप सीबीएसई बोर्ड में तो अच्छे खासे नंबर की आती है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बस अगर समझ के करेंगे, थोड़ा लॉजिक लाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमें बस ऑब्जर्व करना होता है चीज़ को और अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो यूँ सही हो जाती है। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखो इन्हें समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास दो इंसान हैं, एक ये इंसान है और एक ये इंसान है, ठीक है। इसका वेट है 10 ग्राम और इसका वेट है 100 किलो। यूनिट देखिएगा ग्राम में और वो किलोग्राम में, ज़्यादा भारी है। अब अगर मैं बोलूँ कि इससे ये एक ब्लॉक है, ये ग्लास का ब्लॉक है। ग्लास का ब्लॉक आप लोगों को पता ही होगा, अगर इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो मुझे बताओ कौन आसानी से तोड़ पाएगा इस ग्लास के ब्लॉक को? ऑब्वियसली ये तोड़ पाएगा क्योंकि इसका जो मास है वो ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली क्वांटिटी ज़्यादा है इसके। मतलब अगर देखें तो क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इसके अंदर मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा है इसके अंदर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है साइज़ और क्वांटिटी पे मैटर की, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इसके एग्जांपल हो सकते हैं मास, हमारा वॉल्यूम, और हमारी चीज़ें होती है इंटरनल एनर्जी होती है। एक इंटरनल एनर्जी अभी इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। फिर हमारी एंथैल्पी होती है, हीट कैपेसिटी होती है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। पर वहीं अगर हम दूसरी बात करें इनएक्सटेंसिव की, तो उसका एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो मैं इसे पहले मिटो देता हूँ। अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो, अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो मान लो मेरे पास एक्सटेंसिव, फिर से रिपीट करता हूँ, वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव। अब आते हैं इन एक्सटेंसिव पे आते हैं। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये एक और कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने पानी डाला, इसके अंदर भी मैंने पानी डाला। मान लो ये आया है जम्मू कश्मीर से पानी आया है, ये आया है कन्याकुमारी से पानी आया है, फ़र्क नहीं पड़ता, पानी पानी होता है, हमें पता है पानी पानी होता है। मैंने इसको हीट करा, इसको हीट करा, इसको हीट करा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो देखा जाए तो क्वांटिटी कितनी भी हो, वैल्यू सेम ही आ रही है ना टेम्परेचर की। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें साइज़ या क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है साइज से क्वांटिटी के बेसिस पे, उन्हें हम कहते हैं इनएक्सटेंसिव। इसमें हमारा टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होता है। अगर वाटर की डेंसिटी कुछ होती है, मुझे याद नहीं है, पर अगर मान लो कुछ भी होती है, वो इसमें भी सेम ही रहेगी, इसमें भी सेम ही रहेगी, बदलेगी थोड़ी ना। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं। एक बार फिर से अगर हम रिकॉल करेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड करती हैं, और इनएक्सटेंसिव वो होती है जो क्वांटिटी और साइज पे नहीं डिपेंड करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, लिखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता यहाँ से दिख रहा होगा कि वो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इसे समझाऊं तो मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? मान लो ये फिर से बंदा है, यहाँ पे सिलेंडर में नहीं, मान लेते हैं ये बंदा है। अब मुझे ऑब्जर्व करना है, मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग बोला था ऑब्जर्व करना मुझे थर्मोडायनेमिक्स में। बस इस बंदे के अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, मुझे ऑब्जर्व करनी है। सबसे बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब एनर्जी को मैं
यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे हम एनर्जी को ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम यू से भी कर सकते हैं एनर्जी को रिप्रेजेंट। तो मैं यहाँ पे यू से करूँगा। मान लो यू खड़ा है, चल नहीं रहा है, ये रेस्ट में, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पर। फिर चलने लग गया मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पर। अब आपने ना नोटिस करा होगा एक चीज़, अगर आपका जो एल्बो है ना, कभी भी आपका कहीं पे टच होता है ना, तो आपको एक सेंसेशन होती है, आपके अंदर ना एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलने लग जाती है। तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर, इस ह्यूमन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी। सही बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो आई कर देते हैं इसको, ठीक है। अब पता नहीं होगा, पर ह्यूमंस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, कुछ आइसोटोप्स होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी भी है। अब अगर मैं देखूं, मुझसे पूछा इसके पास इतनी सारी एनर्जीज हैं, इंटरनल एनर्जी क्या है इसकी, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इन दोनों का, इन सब का सम कर दूंगा, और जितनी होंगी उन सब का सम करते रहूँगा, जितनी भी आ जाता जाएंगी। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी वो सारी वेरियस एनर्जीज का सम है जो एक एटम या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होती है। जैसे कि एक लिक्विड है, उसमें हीट करूँगा, हीट एनर्जी आ गई, और भी बहुत सारी एनर्जी होती हैं। तो एक एटम या मॉलिक्यूल से जो भी एनर्जी रिलेट होती है, उसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, सम ऑफ ऑल वेरिएबल एनर्जीज एसोसिएटेड विद एनी एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल एनर्जी ना एक स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन याद होगा, मैंने बताया था, जिसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। यानी कि इसमें डेल्टा यू होगा u2 माइनस u1। ये स्टेट फंक्शन कैसे हैं, एनसीईआरटी में 2-3 पेज है, बताया गया है कि बेसिकली मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी बताऊँगा, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, मैं थोड़ी बताऊँगा। वाटर है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर रेज करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, यहाँ मेरे पास पेडल्स होंगे, मैं पैडल वर्क करके, मतलब पैडल घुमा के वाटर को चर्न करके, विगरसली मैं वाटर को चर्न करूँगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर T1 था, तो फिर इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। पर वहीं मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट हीट सप्लाई कर सकता हूँ इसमें। हीट को क्यों लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट हीट सप्लाई कर सकता हूँ इसमें। तो बात कुछ भी हो, एनर्जी में चेंज आ रहा है, रूट कोई सा भी हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करता मैं कौन सा, मैं पैडलिंग कर रहा हूँ या फिर मैं हीट डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सी है। पैडलिंग से भी यही आ रहा है, हीट से भी यही आ रहा है। तो इसीलिए हमारा डेल्टा यू, जो हमारी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो स्टेट फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर एक सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडरगो कर रहा है, एक सब्सटेंस आइसोथर्मल में, यानी कि डेल्टा टी जीरो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है हमें। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा लिखूं, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो देन डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। टी टेम्परेचर होता है, यू इंटरनल एनर्जी होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, याद रखना है। अब हम पता करना है, हमने जस्ट अभी एक टॉपिक पढ़ा था, एक्सटेंसिव और इनएक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मेरे से प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा था एक्सटेंसिव और इनएक्सटेंसिव, इसमें हमें अप्लाई करना है। तो ये ना मास पे डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी। अरे किसी बॉडी का मास होगा तभी तो एनर्जी होगी उसके अंदर। तो ये मास पे डिपेंड करती है, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास पे डिपेंड करती है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
फिर से रिपीट करते हैं, इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल वेरिएबल एनर्जीज एसोसिएटेड विद एनी एटम और मॉलिक्यूल। कैरेक्टरिस्टिक 1 स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। दूसरा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। दूसरा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो ये मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब हमें आना है वर्क डन पे। वर्क डन पे आते हैं हम लोग। अब वर्क डन बेसिकली होता क्या है, अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज से बताऊं, और देखो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, पर दोनों जगह थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। वैसे ही वर्क डन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, पर डिफरेंस है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से बताता हूँ। चलो, वर्क डन एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, मैंने इधर फोर्स लगाई, नहीं छोड़ो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, हाँ मानो चलो ठीक है, मैंने इधर फोर्स लगाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब मैं जब फोर्स लगाऊंगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तब मैं कहूँगा वर्क डन हो गया। बेसिकली अगर डेफिनेशन देता हूँ, व्हेन जब फोर्स अप्लाई होती है और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में मूव करता है, तो मैं कहता हूँ कि वो कुछ वर्क डन हुआ है, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल डेफिनेशन। पर हमें आगे डेरिवेशन भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, पर उससे पहले हमारा जो मेन मोटिव है समझना है कि वर्क डन ना कभी कभी नेगेटिव भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। हमें समझना है कि कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो समझते हैं। वर्क डन हमें IUPAC ने बताया, मैं पहले लिख दूंगा यहाँ पे कि बताऊंगा वर्क डन नेगेटिव कब होता है और ये कब होता है, ठीक है। चलो, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव तब होता है जब ऑन द सिस्टम होता है। मैंने बताया सिस्टम क्या होता है, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब मैं सिस्टम पे वर्क करूंगा कुछ, जब मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, ये गैस है, अभी हम आगे एग्जांपल लेंगे, गैस है, मैं इसे दबा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये जब मैं सिस्टम पे वर्क करूँगा तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और नेगेटिव तब होगा जब बाय द सिस्टम होएगा, जब सिस्टम मेरे पे करेगा वर्क डन कुछ। अब जब मैंने इसे कंप्रेस करा, ठीक है, अब मैं जब ऊपर लाऊंगा, यहाँ मैंने पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन बेसिकली कुछ नहीं होता, गैस को कंप्रेस करने को होता कि मैंने उसे दबा दिया तो स्पेस कम हो गया उसका, फिर मैंने उसको बढ़ा दिया तो स्पेस बड़ा हो गया कंटेनर का। बेसिकली एडजस्टेबल साइज होता है कंटेनर का। जब मैं किसी चीज़ से एडजस्ट करता हूँ, तो मैंने पिस्टन को ऊपर कर दिया, तो गैस भी कुछ वर्क डन करेगी। जब भी ऊपर जाएगा तो गैस भी इसे धक्का देगी, धक्का देगी, धक्का देगी, तो सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है। तो जब सिस्टम कुछ वर्क करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इधर आ जाएगा बाय द सिस्टम, ठीक है। इन दोनों टर्म्स पे ध्यान देना, ऑन और बाय। अब हमारे एक और IUPAC ने बताया, उसी पेज में बताया है NCERT में, कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो ही पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। कब होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। कब होती है? पॉजिटिव नेगेटिव। देखते हैं, पॉजिटिव तब होती है जब ऑब्जॉर्ब होती है एनर्जी। जब एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही हो ना, तब हमारी पॉजिटिव होती है। जब एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही हो तब पॉजिटिव होती है, और जब एनर्जी इवॉल्व हो रही हो तब नेगेटिव होती है। क्या मतलब हुआ? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पता है? जब एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है कोई सब्सटेंस तब पॉजिटिव होएगी। मुझे CO3 को तोड़ने के लिए एनर्जी डालनी पड़ती, तो
तो CaCO3 ऑब्जॉर्व कर रहा है एनर्जी, तो उसकी पॉजिटिव होगी चेंज इन एनर्जी। पर वहीं जब किसी रिएक्शन में से एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकल रही है जब, तब वो नेगेटिव होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक था। और अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा, पक्का तो नहीं कह सकता, पर 4 डेरिवेशन है, चारों में से तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं मैं समझाता हूँ थोड़ा, मैं दिखूंगा नहीं आपको, मैं बस लिखते रहूँगा यहाँ पे। ठीक है, समझना यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे डालता हूँ मैं उसको। ये एक कंटेनर है, क्या बात है, पता ही है सबको, कंटेनर है। मैंने इसके अंदर लगा दिया, इसके अंदर कुछ गैस भर दी, मान लो कुछ गैस भरी हुई है, अज्यूम करो, अभी के लिए अज्यूम करो इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है, अज्यूम के लिए गैस भरी हुई है। अब मैंने पिस्टन लिया, पिस्टन मैंने बताया था, पिस्टन लिया और गैस को दबा दिया। मैंने पिस्टन लिया, पिस्टन कुछ ऐसा दिखता है, लेबोरेटरी में जाओगे तो देखना। अब मेरी गैस यहाँ पर है, पहले मेरी गैस पूरी फैली हुई थी, मैंने गैस को दबा दिया। अब ये ध्यान रखना, ये पिस्टन ना फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन नहीं होती है। फ्रिक्शन होगा तो वर्क अपोज होएगा, तो फोर्स अपोज होएगी, तो फ्रिक्शन नहीं होती है इसमें। ठीक है, लो यहाँ पे गैस आ गई, गैस दबी हुई है अभी, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रखी गैस। ठीक है, मान लो इसका कुछ वॉल्यूम है V1, V नहीं लग रहा है, U लग रहा है, V1। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पिस्टन को ऊपर खींच लिया, मैंने पिस्टन को ऊपर खींच लिया, मेरा पिस्टन अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब मेरी गैस पहले तो देखो, अगर मैं बताऊँ मेरी गैस पहले कैसी थी, पहले मेरी गैस इतनी थी, यहाँ तक थी। अब मेरी गैस पूरी कंटेनर में फिल हो चुकी है। समझना, विजुलाइज करना, पहले मेरी यहाँ तक थी, अब यहाँ तक होगी। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका मैं बताऊँ, अगर बताना, वॉल्यूम इसका ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक होगा ना। ठीक है, और इसमें चेंज लेंथ कितना है, चेंज ऑफ लेंथ आया DL का, आया चेंज ऑफ लेंथ आया DL का। ठीक है, अब ये फिगर ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा। क्यों आएगा, मैं इसे थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, साइड में फिर बताता हूँ क्यों काम आएगा। इधर मैं इतना कुछ ड्रामा नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा बनाऊँगा छोटा सा फिगर, हाँ बनाऊँगा। V1 DL V2, बस समझने लगे करना हमको। ठीक है, समझ आ कहीं पे गई थी। अब हम आते हैं यहाँ पे देखना, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मैं कह सकता हूँ फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया। मैं ये भी कह सकता हूँ वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो मेरी फोर्स क्या है, P इंटू ए, P डॉट ए, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट मेरी DL है, DL है। अब आपको अगर पता हो, अगर नहीं पता है तो बता दूं, पर आपको अगर नहीं पता हो तो बता दूं, एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो मैं यहां से कह सकता हूं वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू dV, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से सोचो, क्या ये वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा? आप बोलोगे हाँ पॉजिटिव रहेगा, मैं बोलूँगा नहीं रहेगा।
गैस मेरी यहाँ थी, अंदर थी पहले, गैस मेरी अंदर थी, मान लो ये कंटेनर है, गैस मैंने अंदर कर रखी थी, मैंने ऊपर जब करा, कंटेनर को ऊपर जब करा, तो गैस भी कुछ वर्क डन करेगी, सिस्टम कुछ वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जब सिस्टम वर्क करता है तब मेरा वर्क डन नेगेटिव होता है, जब मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तब, फिर से करते हैं। अब आप देखो, वर्क डन आप बोलोगे पॉजिटिव है, नहीं, वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आप पूछोगे कैसे, मैं बताऊंगा। गैस पहले मैंने कंप्रेस कर रखी थी, अब मैंने गैस ऊपर करी, सिस्टम के जो पार्टिकल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स है, वो वर्क डन कर रहे हैं, कुछ पिस्टन पे कुछ वर्क डन कर रहे हैं, अगेंस्ट द पिस्टन वो वर्क कर रहे हैं। जब बाय द सिस्टम होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डॉट डी वी। वर्क बाय द सिस्टम, इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। इसे बना लेंगे इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे dv है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन, ठीक है, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी बाहर आ जाएगा, dv का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले dv का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। जब हम गैस को एक्सपेंड करेंगे तो वर्क डन हमारा ये आ जाएगा गैस को। अब हमें निकालना है आइडियल गैस के लिए, हम हर चीज़ आइडियल गैस के लिए निकालते हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन याद रखना, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा और ऊपर लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे आइडियल गैस के लिए वर्क डन निकालना है। मुझे ये पता लगा कि नॉर्मल गैस के लिए वर्क डन क्या होता है, पर आइडियल गैस के लिए वर्क डन क्या होता है, मुझे वो निकालना है। ठीक है, मैं निकाल लूँगा। मैं आप वापस लिखता हूँ, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डॉट डी वी। अब आते हैं फॉर आइडियल गैस, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। ठीक है, P इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वर्क इक्वल्स टू, मैं इसमें यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, इसका मैंने प्रेशर यहाँ निकाल के यहाँ डाल दिया, एन आर टी अपॉन में भी था, डी वी के नीचे लग गया मैं, डी वी बाई वी। अब डी वी वापस से आ गया, इंटीग्रेशन वापस से कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन चलो आगे आते हैं। कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गई, ये सबको आता ही होगा, है ना। डीवी का इंटीग्रेशन से पहले 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/v यानी कि 1/वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग, यानी कि ln होता है नेचुरल लॉग। अब हम आते हैं dv का इंटीग्रेशन, v2 माइनस v1। आप बोलोगे डेल्टा टी लिखा था, डेल्टा टी भी तो v2 माइनस v1 ही होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमने एक चीज़ गलती कर दी फ्लो में, वर्क नेगेटिव आएगा ना, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन भूल गए, नेगेटिव आएगा हर जगह, माइनस। अब देखो लॉन की जो वैल्यू होती है, लॉन बोलते हैं, एलन बोलते हैं, एक स्मूथ पैटर्न बोलने के लिए मैं तो लॉन बोलता हूँ, जिससे टाइम ना लगे। तो लॉन की वैल्यू होती है 2.303, ठीक है, NRT।
V2 माइनस V1 का लिख सकता हूँ, डेल्टा V नहीं लिखूंगा मैं डेल्टा V। अब अगर मैंने यहाँ पे लॉग की फॉर्म में लिखा है तो मैं यहाँ भी लॉग की फॉर्म में लिखूंगा। तो आप साइड में नोट करके लिख लो, लॉग A माइनस B होता है, लॉग A माइनस लॉग B होता है लॉग A बाय B। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लॉग V2 बाय V1। ये हमारा आइडियल गैस के लिए वर्क आ गया। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हमारा कंप्रेशन होगा, जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा था, जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा ना, तो अभी देखो हमने कोई एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ी लगाया, हमने गैस खींची है। जब हम गैस को अगर हम ऐसे करेंगे तो हम प्रेशर लगाएंगे ना एक्सटर्नल, हमने तो गैस खींची है बस। तो जब मैं गैस को प्रेशर लगाऊंगा तो मैं वर्क इक्वल्स टू P V2 माइनस V1 लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा ये चीज़, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव आएगा, तो यानी कि वर्क इक्वल्स टू माइनस P dV। ये दोनों फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं, बहुत इजी तरीका है डिराइव करने का। अब एनसीईआरटी में कंप्रेशन दे रखा है, जब कंप्रेस करेंगे तो बस यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये P एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर काउंट नहीं करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर काउंट करेंगे। ठीक है, R की वैल्यू को बताऊँ 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, केल्विन एटॉमिक इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसी होती है कुछ, मुझे यूनिट याद नहीं, मुझे वैल्यू याद है। ठीक है, और शायद से और भी होती है 0.831 लीटर 80 इनवर्स केल्विन इनवर्स, शायद से ऐसे कुछ होता है। इसका मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं इन सब का श्योर हूँ, मैं ये सब बिल्कुल सही है, बस मैं इसका श्योर नहीं, मैं यूनिट्स का श्योर नहीं हूँ, वैल्यू ऐसी होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में ना आर की वैल्यू 8.206 समथिंग कुछ ले रखी है, उसका भी रीज़न बाद में पता करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में तब हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इंथैल्पी करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करने वाले हैं, बहुत ही ईजी लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली, वो बस उसे थोड़ा नया नाम दे दिया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि अब देखना, आपको एनसीईआरटी में सबसे पहले जो 2 एग्जाम्पल देखेंगे, 2 या 3 एग्जाम्पल देखेंगे, वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, इसके ऊपर बेस्ड होंगे या फिर इसके ऊपर बेस्ड होंगे, पर आपको अभी नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि एक जो बता रहा हूँ ना, वो जो 2.600 वाला जो है, 8.206 वाला है, वो इस पे बेस्ड है, पर वो 2 जो उसके ऊपर जो 2 एग्जाम्पल है ना, वो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।